दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं इष्ट देव की। सभी 12 राशियों में हमारे इष्ट देव विभिन्न भावों के माध्यम से हमें क्या रिजल्ट देंगे, और ये चर्चा आज आ पहुंची है मिथुन राशि में। आज मिथुन राशि का अंतिम पार्ट है। हम जानेंगे कि कैसे शुक्रदेव, जो कि हमारे इष्ट देव बनते हैं मिथुन राशि में, वो हमें क्या रिजल्ट देंगे। अभी तक हमने जाना प्रथम से लेकर अष्टम भाव तक कि हमारे शुक्रदेव हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं, क्या हमें संदेश देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से जिसका पालन करके हम शुक्रदेव को बलि कर सकते हैं और उनके योग कारक तत्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे शुक्रदेव जितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कुंडली के लिए, उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बुध देव हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे शुक्रदेव जो हैं उनके आगे, नाम के आगे इष्ट लग गया है तो वही सब कुछ है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कुंडली का एक किंग होता है, एक राजा होता है। तो इस कुंडली के जो राजा बनते हैं वो है बुध देव। और जब बुध देव की स्थिति खराब होगी तो चाहे ईस्ट हो या भाग्येश हो या कोई भी योग कारक स्थिति में आपका प्लैनेट बैठा हो, कोई भी अदर प्लैनेट उच्च अवस्था में भी होकर बैठा हो केंद्र या लग्न में, तो भी आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं ये समझने में, ये मानने में कि अगर कोई मारक प्लैनेट उच्च अवस्था में बैठ गया है और वहां पे हमारे ईस्ट या फिर हमारे लग्नेश बली नहीं है, या फिर वो पीड़ित है, या फिर वो डिग्री वाइज बली नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि हमारे ये उच्च का प्लैनेट हमें रिजल्ट देगा ही देगा। और जब उसकी दशा या अंतरदशा आती है तब वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और वो उस गलत फहमी में सारा समय निकाल देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई भी ओकेशन ऐसा आता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, कोई फेस्टिवल आता है तो हम उसकी पहले से तैयारी करते हैं। एट द टाइम का तो इंतजार नहीं करते हैं ना, कि अगर मान लो आप होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं या दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं या नवरात्रों का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पर्पस है, जो आपका मोटिव है, वो उस हिसाब से फुलफिल नहीं होगा जिस हिसाब से आप चाहते हैं। वो एक खाना पूर्ति की तरह हो जाता है। आपको ये समझना होगा अच्छे से कि अगर हमें किसी भी ग्रह की अच्छी रिजल्ट को पूरी तरीके से एंजॉय करना है और उसके योग कारक तत्व को हमें ग्रहण करना है तो हमें उसकी तैयारी पहले से करनी होती है। तैयारी क्या? तैयारी उनके उपाय। तैयारी क्या? तैयारी उनके संदेशों को समझना। तैयारी वो कि जो अदर प्लैनेट हमारे योग कारक प्लैनेट को आके पीड़ित कर रहे हो, उनकी दृष्टि से, उनके संयोग से जब युति बनती है दो प्लैनेट्स की, अगर आपके योग कारक प्लैनेट के साथ में कोई मारक प्लैनेट आके बैठ जाता है या फिर राहु केतु या शनिदेव आके बैठ जाते हैं, उसको पीड़ित कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? नहीं। चाहे वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कितना ही बली होके क्यों ना बैठा हो, जब तक आप इसको जो पीड़ा है उस पीड़ा का निवारण नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे लिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, जब तक हम उसका निवारण नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी भांति अगर कोई भी ग्रह पीड़ित अवस्था में है या फिर कोई ऐसे ग्रह की युति के साथ में बैठा हुआ है जो कि मारक है और वो भी पीड़ित है, तो हमें बेहतर रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से ये समझा कि हमारे शुक्रदेव बुध देव के साथ मिलकर, बुध देव के साथ मिलकर का मतलब यह है कि बुध देव जो कि हमारे लग्नेश होते हैं वो बेहतर जगह में बैठे हो, यानी कि केंद्र लग्न में बैठे हों या फिर 6, 8, 12 में ना बैठे हों, बाकी पूरी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों और वो डिग्री वाइज बली हों। जब ऐसी अवस्था में हमारे लग्नेश होंगे तो शुक्रदेव जहाँ पे पीड़ित अवस्था में ना होते हुए 6, 8, 12 में ना हो और नीच के ना हो, तो वो हमें बेहतर रिजल्ट ही देंगे। साथ ही हमने ये भी देखा कि राहु केतु और शनिदेव कि उनके ऊपर कोई दृष्टि ना हो और ना उनके साथ युति हो। अगर उनकी युति होती है तो उसकी रेमेडी हमें अलग करनी होगी। हम फिलहाल इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे शुक्रदेव विभिन्न भावों के माध्यम से हमें क्या रिजल्ट देंगे, वो क्या संदेश है जो शुक्रदेव हमें देना चाहते हैं, जो हमारे इष्ट देव हमें देना चाहते हैं, और उसकी रेमेडी पर हम काम कर रहे हैं। और अगर आप उनकी रेमेडीज को करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, तो आप यकीन मानिए मेरा, आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे और उस बेहतर रिजल्ट में दिन पर दिन बढ़ोतरी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी कुंडली के ईस्ट को नमन कर रहे हैं, उनको प्लीज कर रहे हैं।
जब भी आप किसी भी ग्रह को, चाहे वो मारक ही क्यों ना हो, आप नमन करते हैं तो तो उसके मारक तत्व या अगर वो पीड़ित है तो उसके पीड़ित तत्व में कमी आती है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नीच की नीचता जा सकती है या मारक ग्रह की मारक तत्व में कमी आएगी, खत्म हो जाएंगे, नहीं, खत्म नहीं होंगे, उसमें कमी आएगी। इसी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम अंतिम पड़ाव में, मिथुन राशि में इष्ट देव की स्थिति के अंतिम पड़ाव में आ पहुंचे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि 9th हाउस में हमें कैसा रिजल्ट देंगे। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू कॉस्मिक जर्नी। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। 9th हाउस क्या है वो 9th हाउस? भाग्य भाव, यानी भाग्य भाव क्या देता है हमें? भाग्य भाव से हम क्या जानते हैं, क्या हम समझते हैं भाग्य भाव क्या होता है? भाग्य भाव हमारा भाग्य भाव हमारे बहन, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक प्रगति, प्रवास, दूसरा विवाह, इन सब चीजों को दर्शाता है। तो आप देखिए कि इन सब चीजों में लेखन, जी हाँ लेखन, जो मैं आपको बता रहा था ना कि शुक्रदेव लेखन से संबंधित अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो शुक्रदेव की बहुत अहम भूमिका रहती है उसमें। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ बृहस्पति देव है, शुक्रदेव भी एक गुरु है और बृहस्पति देव भी एक गुरु है। वो बात अलग है कि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन गुरु तो गुरु होता है ना, वो चाहे कोई भी हो। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप उनको इस हीन भावना से या इस दृष्टि से देख रहे हैं कि शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं तो उनको नमन नहीं करना चाहिए, तो आपको फायदा नहीं होगा। आप देखिए कितने अच्छे डिपार्टमेंट उनको दिए गए हैं, लग्जरी, वैभव, काम, आपके वैवाहिक सुख, ये सब शुक्रदेव के डिपार्टमेंट है। और अगर आप शुक्रदेव को इग्नोर करेंगे और उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपको इन सारे चीजों से रिलेटेड जो आपके रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आएगी। आपको यह हमेशा समझना चाहिए कि ग्रह कोई भी हो, चाहे वो राहु हो या केतु ही क्यों ना हो, अगर वो किसी घर में बैठे हुए हैं और आपको उस घर से रिलेटेड अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको उन ग्रहों को कंट्रोल करना ही होगा, उनको नमन करना ही होगा। कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आप उनके ऊपर हुक्म जताएंगे, नहीं, उनको नमन करके उनको कंट्रोल करना होगा। जैसे हमारे बॉडी में या फिर हमारे कोई भी किसी भी चीज में कोई किसी चीज की अधिकता होती है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं विभिन्न प्रकार की रेमेडीज करके, या अगर हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो हम किसी चीज का इंटेक करते हैं। वो मेडिसिन का भी हो सकता है, फ्रूट्स का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में किस चीज की डिफिशियंसी है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई प्लैनेट हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे की डिफिशियंसी क्या है, वो पीड़ित है या फिर वो डिग्री वाइज बली नहीं है। अगर आप ये समझने में कामयाब हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी कुंडली का विवेचन खुद कर सकेंगे, अपनी बौद्धिकता से, अपने विवेक से। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, बस आपको समझना है कि वो कौन से घर हैं जिससे रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है। और ये भी देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के जैसे जातक होते हैं, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जातकों का विभिन्न अपना अलग अलग सुख होता है। जरूरी नहीं है कि सबका सुख पैसा ही हो या सबका सुख घर गाड़ी मकान ही हो। हर इंसान का सुख अलग होता है। आडंबरों में ना फंसिए। अगर आप आडंबरों में फंसेंगे तो अपनी जिंदगी का मोटिव नहीं जान सकेंगे, ना समझ सकेंगे। आपको बस ये समझना है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। आपकी कुंडली का एक पर्पस है, उसी कुंडली का पर्पस में इष्ट देव हमें कुछ संदेश देते हैं। यही छोटे छोटे संदेश अगर आप समझेंगे, जैसे हमारे इष्ट देव का एक संदेश होता है वैसी उसी प्रकार से हमारे भाग्येश का भी एक संदेश होता है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब हमारी इष्ट देव की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो आपको नजर आएगा, समझ में आएगा कि कैसे हमारे इष्ट देव और कैसे हमारे भाग्येश हमें इशारे देके संदेशों के माध्यम से हमें हमारा पर्पस तक हमें पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इष्ट देव या कोई ऐसा चमत्कार होगा या फिर भगवान खुद आपकी जिंदगी में सामने आके प्रकट होके बताएंगे कि तुम्हारी जिंदगी का ये पर्पस है और आपको इस पर्पस को इस तरीके से फुलफिल करना है? नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग हुए। आप महाभारत उठा के देख लीजिए, हम लोग तो फिर भी बहुत सामान्य हैं।
वहाँ पे तो लोग सब, वहाँ पे महाभारत में तो अधिकाधिक लोग दिव्य थे। जब उनको उनका पर्पस नहीं पता था तो हम लोग तो फिर भी सामान्य लोग हैं। आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा। इसीलिए मैं आपके इस संशय को दूर करने के लिए आया हूँ और इन वीडियो के माध्यम से आपके संशय का निवारण कर सकूं, यही मेरी चेष्टा है। अब अगर हमारे शुक्रदेव 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। हमने जैसा कि आपको बताया कि भाग्य भाव हमें लेखन संबंधी, प्रवास, दूसरा विवाह, बहन, आध्यात्मिक प्रगति, भाग्य, इन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शुक्रदेव यानी कि केंद्र का मालिक आके केंद्र में बैठेगा तो इन सारे चीजों से रिलेटेड आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आपका इन सारे चीजों में आपका रुझान बढ़ेगा, आपका लेखन की तरफ रुझान बढ़ेगा, आपका आध्यात्मिकता की तरफ रुझान बढ़ेगा, आपकी बहन के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप विदेश यात्रा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विदेश यात्रा की, यहाँ पे मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके विदेश में सेटल होंगे। विदेश में सेटल होना 12th हाउस से देखा जाता है। विदेश यात्रा अगर आपको जाननी है तो आप 9th हाउस देखेंगे। जरा जरा सी चीजें हैं, सूक्ष्म है, जिसमें आपकी इच्छाएं परिवर्तित हो जाती हैं और उसके रिजल्ट परिवर्तित हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? लोगों को इन जनरल यही पता है कि अगर विदेश यात्रा के बारे में सोचना है तो 12th हाउस पे पहुंच गए। नहीं, 12th हाउस है सेटलमेंट का। विदेश यात्रा अगर देखनी है, यात्रा क्या, आप गए, घूमे या गए, शॉपिंग की या कुछ भी किया और एक सर्टेन टाइम बाद वापस आ गए, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जो भी हो, उसको यात्रा कहते हैं। और वहाँ सेटलमेंट क्या है? वहाँ जाके वहाँ पे रुकना, अर्न करना। आपने अपने आप को यहाँ से किसी भी कंट्री में है तो उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके आपने वहाँ प्रवास करना। मैंने बताया आपको कि 9th हाउस प्रवास का भी है। जब प्रवास को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्रवास का मतलब ये नहीं है कि आप विदेश पे प्रवास कर सकते हैं। प्रवास का मतलब ये है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में आपका प्रवास कैसा होगा। यही सारी चीज़ जब मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो भाग्य को डिनोट करती हैं, भाग को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए मोटा मोटा इसको बोला जाता है भाग्य भाव। जब हमारे शुक्रदेव यानी कि केंद्र के मालिक केंद्र में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से यानी कि धन भाव में देखेंगे तो हमारे धन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उनको सॉल्व करेंगे, पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे। अगर पिता का कोई व्यवसाय है तो उसमें बढ़ोतरी करेंगे। जातक की जिंदगी में कोई डिस्प्यूट अगर आया होगा तो उसमें जातक को नुकसान नहीं होगा। अगर यहाँ पर शुक्रदेव बली होंगे तो जातक अपने विवेक से उस डिस्प्यूट को भी खत्म कर सकेगा, अपनी फैमिली को एक कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि धन भाव और भाग्य भाव अगर आपका स्ट्रांग होगा तो सिर्फ आपको मिलेगा ही मिलेगा। जातक के अंदर एक त्याग की भावना भी आएगी, जिससे वो अपनी फैमिली को एक करने में सक्षम रहेगा। जब तक आपके मन में त्याग की भावना नहीं होगी जातकों, तब तक आप किसी के साथ जुड़ नहीं सकते। अब ये आपको समझना होगा कि आपको वो त्याग कब और कहाँ करना है और कैसे करना है। त्याग का मतलब ये नहीं है कि जहां आपको त्याग नहीं करना है आप वहां पे भी त्याग कर रहे हैं। आपको बस बता दिया गया कि आप अगर त्याग करेंगे तो आपका भला होगा। नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप त्याग कहाँ कर रहे हैं, जो आप त्याग कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप ये फर्क करने में सक्षम हैं और ये फर्क कर पाते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर से या ज़्यादातर हम किसी से भी कंसल्ट करते हैं तो मैंने ये पाया है कि उन्होंने बस आपको एक वर्ड बता दिया और आप लोगों ने क्या किया, या तो उसको माना नहीं, और अगर माना तो उसको ब्लाइंडली माना। ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आप मेंटली खत्म हो जाएंगे एक समय पे आके। हर एक चीज, जो भी चीज आप अपनी जातीय जिंदगी में चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि उस चीज को छोड़ने और पाने के बीच में आपके सुख का आयाम क्या है। आपके सुख का जितना आयाम होगा उसी के हिसाब से वो चीज आपके लिए मैटर करेगी। मैटर क्या, उसको छोड़ना या उसको रखना। अब 9th हाउस में बैठे हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए हमें वो कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए। तो यहां पर हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए हर जातक को, जिसकी भी कुंडली में, मिथुन राशि की कुंडली में
शुक्रदेव 9th हाउस में बैठे हों तो उसको हर शुक्रवार को विष्णु सहस्त्र स्तोत्र, यहाँ मैं विष्णु सहस्त्र नामावली की बात नहीं कर रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ सूर्यदेव की भी आराधना करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए मेरा, आप शुक्रदेव के योग कारक तत्व में बढ़ोतरी करेंगे और जो चीज आपको जिस समय मिलनी चाहिए उसी समय मिलेगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आपका कोई भी योग कारक ग्रह हो, 3 ग्रह हर कुंडली में योग कारक अवस्था में होते हैं। अब वो किस हाउस में बैठे हैं, पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन केंद्र मतलब त्रिकोण के एक हमारे लग्नेश, एक भाग्येश और एक ईष्ट देव हमारे, अगर ये अच्छी पोजीशन में है और बली होकर बैठे हैं तो ये हमारी कुंडली में हमेशा जब हमें जरूरत पड़ेगी तब ये हमारी मदद करेंगे। बस आपको ये समझ में आना चाहिए। और जिसमें से ईष्ट देव और भाग्येश, ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो हमें समय समय पर संदेश देते हैं। वो संदेश कैसे मिलता है? वो संदेश आपको मिलेगा उनकी दशा अंतरदशा में, या कभी कोई ऐसा ट्रांजिट होगा तब मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। और अगर वो संदेश को समझते हैं तो आप पार लग जाएंगे। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लग्न के मिथुन लग्न वालों को प्लेसमेंट जहाँ पे शुक्रदेव बैठेंगे और जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, ये रेमेडी ही उनकी संदेश है। वो आपसे वही काम करवाना चाहते हैं। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये रेमेडी आप टिल लाइफ करेंगे, अगर आप कोई भी रेमेडी टिल लाइफ कर रहे हैं तो क्या है, वो एक कर्म आप जनरेट कर रहे हैं ना। आप भगवान को नमन कर रहे हैं, आप सूर्यदेव को नमन कर रहे हैं, 9th हाउस में नमन कर रहे हैं, तो ये वो उन्होंने आपको एक कर्म दे दिया। आप उनका संदेश समझ रहे हैं, आप वो कर्म कर रहे हैं। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं जो उन्होंने दिया है, तो शुक्रदेव भी आपको ईमानदारी से उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देंगे ही देंगे। इसमें संशय रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमारे शुक्रदेव अगर 10th भाव में आकर बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? 10th भाव यानी कि कर्म भाव। पहले तो ये समझते हैं कि कर्म भाव क्या है। कर्म भाव पिता का सुख का भाव, कर्म भाव हमारे व्यापार का भाव, नौकरी का भाव, मान अपमान का भाव, चोरी चकारी का भाव, मक्कारी का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, अपमान का भाव, कामकाज का भाव, राज का भाव, हम क्या राज करेंगे, अपनी धन का भाव, हम कितना धन संचय करेंगे, हम अपने दम पर कितना धन कमाएंगे, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर कर्म जुड़ा है, तो कर्म है जहाँ पे, वहाँ पे मान सम्मान, चोरी चकारी मक्कारी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। क्योंकि हम काम कैसे कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं या हम काम में बेईमानी कर रहे हैं, हम घूस ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, ये भी हमारे प्लानेट के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि अगर हम कभी आपने देखा होगा कि कुछ जातक ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन फिर भी उनको यश नहीं मिलता है, या उनको उनके काम को सराहना नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो वो वाला घर यानी कि कर्म भाव पीड़ित होगा, या फिर जो हमारे प्लानेट कर्म भाव को रिप्रेजेंट करते हैं वो पीड़ित होंगे। तो हमें ये समझना है, हमें वो नेचर ऑफ वर्क समझना है। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये पाया है, बहुत देखा है कि अगर कोई जातक ईमानदारी से काम कर रहा है तो मैंने उसको बताया है कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग बेईमानी कर रहे हैं फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, मेरे काम को नाम नहीं मिलता है, लोग मेरा यश कम हो रहा है काम में, जबकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, क्वालिटी ऑफ वर्क मेरा बहुत अच्छा है, काम की टाइमलाइन मेरी अच्छी है, फिर भी हमें यश नहीं मिलता है। मैंने उनको बताया और समझाया कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो आपको यश नहीं मिलेगा। कुछ स्लाइडली चेंजेस हुए किसी को, तो उनको स्लाइडली चेंजेस बताए, कुछ को मेजर चेंजेस करने थे तो उनको मेजर चेंजेस बताए, उन्होंने किया, उनको यश भी मिला, पैसा भी मिला, नाम भी मिला, सब कुछ मिला। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो जो नेचर ऑफ वर्क है वो कैसा है। यहाँ पर शुक्रदेव हमारे मान प्रतिष्ठा पैसों से रिलेटेड चीज़ों को
पिता के सुख को अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, पिता का सुख की यहाँ पे बात हो रही है। पिता का सुख अलग चीज है। जातक को पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखा जाता है, पिता को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी देखा जाता है। अब यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि पिता का सुख का मतलब पैसा। अब आपको ये पहले समझना होगा कि पिता का सुख है किसमें, और पिता का सुख वो चीज नहीं डिसाइड करेंगी जो बाहरी आडंबरों से लिप्त हैं। पिता का सुख वो सुख जो उनकी कुंडली कह रही है, जिसमें उनको वास्तविक सुख आता है, जिसमें सबको वास्तविक सुख आता है। सबका वास्तविक सुख अलग अलग है, लेकिन आज की दुनिया में हम लोग आडंबरों में फंसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग कहते हैं पैसा ही सुख है, घर ही सुख है, भूमि ही सुख है, गाड़ी ही सुख है। कुछ लोगों का गाड़ियां कलेक्ट करने का शौक रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको गाड़ी कलेक्ट करने से ही सुख मिलेगा, नहीं। उनके सुख अलग हो सकते हैं, उनके सुख कुछ बड़े हो सकते हैं, उनके सुख सूक्ष्म हो सकते हैं। तो मैं उन सुखों की बात कर रहा हूं, मैं आडंबरों से आए हुए सुखों की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर बैठे हुए हमारे शुक्रदेव चौथे हाउस में देखेंगे, जो कि भूमि, भवन, वाहन का घर है, माता के सुख का घर है। अब आप देखिए कैसे दोनों घर, मैंने आपको बताया था किसी एक वीडियो के माध्यम से कि 360 डिग्री पे जब कोई प्लैनेट होता है, या अपने एक प्लैनेट अपनी दृष्टि से 360 डिग्री देख रहा होता है, यानी कि 7th हाउस में देख रहा होता है, तो देखिए वो दोनों घर कैसे आपस में जुड़े होते हैं। एक घर पिता का सुख दिखा रहा है और एक घर माता का सुख दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आपके शुक्रदेव अच्छी अवस्था में हुए, पीड़ित नहीं हुए और डिग्री वाइज बली होते हैं, तो आपको पिता का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, माता का सुख भी मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यश, पैसा, व्यापार ये भी मिलेगा। बस आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपके लग्नेश वो पीड़ित ना हो और वो बली अवस्था में हो, वो 6, 8, 12 में ना बैठे हों। अगर ऐसा होता है, आपके लग्नेश 6, 8, 12 में बैठे होते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड रेमेडी करनी होगी, उसका निवारण करना होगा। वो होता है ना कि जैसे हमारा कोई अपना बीमार पड़ जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसका इलाज कराते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। उसी तरीके से अगर हमारा कोई ग्रह पीड़ित होता है, तो हमें उसको देखना है, हमें उसको ट्रैक पर लाना है, उसकी पूजा अर्चना करनी, नमन करना है। बस जैसे जैसे हमारी बीमारी होती है वैसा इलाज होता है। उसी तरीके से जैसे हमारे ग्रह होते हैं, उनकी पोजीशन होती है, उनका पीड़ितपन होता है, उसी तरीके से हमें उनकी रेमेडी करनी चाहिए। अब इन जनरल क्या होता है, हर ग्रह की कुछ सेलेक्टेड रेमेडीज हैं जो जनहित में जारी हैं, सबको पता है, वो उसी से रिलेटेड उठा लेते हैं, रेमेडीज करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा तो है बीज मंत्र का जाप, करते रहते हैं, कुछ को रिजल्ट आता है, कुछ को नहीं आता है, थक हार के वो बैठ जाते हैं, बाद में कहते हैं ये चीज़ें होती नहीं है, वो चीज़ें होती नहीं है, और उनकी ये सब करते करते उनकी उम्र बीत जाती है। और वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये चीज़ें बाहर बाकी लोगों से भी कहते हैं, अपने परिवार लोगों से कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिली, तो वो सोचते हैं कि अब ये चीज़ होती ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, क्या वो होती नहीं है? भगवान नहीं दिखते तो क्या वो है नहीं, या हवा नहीं दिखती तो क्या वो है नहीं? अस्तित्व और वर्चस्व दोनों में फर्क होता है। अगर आप किसी का अस्तित्व नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वर्चस्व नहीं रहा होगा। अगर उसका वर्चस्व रहा है और आज उसका आप अस्तित्व नहीं देख पा रहे हैं, तो ये भी तो उसकी महानता ही हुई ना। आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में है, तो उसको किस तरीके से सही करना है। इसीलिए मैं आपको भावों के माध्यम से जो उनके संदेश हैं, वो मैं समझा के आपको रेमेडी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 9th हाउस में बैठे हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए वो कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। 9th हाउस में बैठे हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए जातक को शुक्र यंत्र की स्थापना करके शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन। मगर ध्यान रहे, शुक्रदेव की पूजा करने से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शुक्रदेव की पूजा करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप शुक्रदेव के योग कारक तत्व को बढ़ा पाएंगे, उनके रिजल्ट्स सही समय पर आप भोग पाएंगे, पा पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे।
अब अगर हमारे शुक्रदेव 11th हाउस यानी कि आय भाव में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। आय भाव क्या है, पहले तो ये समझते हैं। आय भाव हमारी आय का घर, हमारी बचत का घर नहीं, हमारी आय का घर, हमारे जमाई का घर। यहाँ से हम अपने जमाई के रिलेशन को देखते हैं। हम देखते हैं हमारे मित्र कैसे होंगे, हम देखते हैं कि हमारे जो कॉरपोरेट रिलेशन है वो कैसे होंगे, नौकरी व्यवसाय कैसा होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमारा लाभ कैसा होगा, हमारा धन लाभ कैसा होगा। यहाँ से बैठे हमारे शुक्रदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि पंचम भाव में डालेंगे यानी कि अपने भाव में डालेंगे, तो वो पंचम भाव भी मित्र को रिप्रेजेंट करता है। मित्र, संतान सुख, इनिशियल एजुकेशन और हमारे धर्म को। तो शुक्रदेव हमारा जो फ्रेंड सर्किल है उसको अच्छा करेंगे, हमारे संतान सुख में बढ़ोतरी करेंगे, हमारे प्रेम संबंधों को अच्छा करेंगे और हमारे आय को अच्छा करेंगे। यहाँ पर हम बात आय की कर रहे हैं, बचत की बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर विद्वानों को मैंने देखा है कि वो बताते हैं कि 11th हाउस जो कि लाभ भाव है, हम बचत उस लाभ को हम बचत से कंपेयर करते हैं। बचत एक अलग सब्जेक्ट है। बचत यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ लाभ देखते हैं, हमें क्या धन लाभ हो रहा है। वो धन लाभ हम सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो एक अलग चीज़ है। हमें लाभ होना एक अलग चीज़ है और वो लाभ हमारे पास कितने समय तक रुकेगा, उसको हम होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो फिर ये आपको ध्यान रखना है कि 11th हाउस से हमें सिर्फ लाभ देखना है, बचत नहीं। बचत के लिए दूसरा हाउस होता है, दूसरी स्थितियाँ होती हैं। तो यहाँ से बैठे हमारे शुक्रदेव हमारे 11th हाउस और हमारे पंचम हाउस से रिलेटेड चीज़ों को अच्छा करेंगे। बस शर्त यही है कि वो पीड़ित अवस्था में ना हो और वो डिग्री वाइज बली हो। साथ ही लग्नेश हमारे पीड़ित अवस्था में ना हो और वो भी डिग्री वाइज बली होने चाहिए। आय भाव में बैठे हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए हमें वो कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए। आय भाव में बैठे हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए हमें शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही हमें कन्या भोज करना चाहिए। कन्या भोज का मतलब ये नहीं है कि आप हर शुक्रवार को 11-21 ही कन्या का भोज करें। आप किसी एक कन्या को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ कर उनको भोज कराइए और उन्हें खीर का प्रसाद चढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं टिल लाइफ तो यकीन मानिए आपको 11th हाउस और 5th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे और उन रिजल्ट्स में दिन पर दिन बढ़ोतरी ही देखी जाएगी। अब अगर हमारे शुक्रदेव 12th हाउस यानी कि व्यय भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। व्यय भाव हमारे खर्चों का भाव, हमारे नुकसान का भाव, हमारे दुराचारी का भाव, विदेश सेटलमेंट का भाव, जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे आपको कि 9th हाउस से हम विदेश यात्रा देखते हैं और विदेश सेटलमेंट हम 12th हाउस से देखते हैं यानी कि व्यय भाव। तो अगर हमारे शुक्रदेव व्यय भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि भाव के माध्यम से अगर देखा जाए तो शुक्रदेव 12th भाव में आके उच्च के होते हैं, भाव के माध्यम से, राशि के माध्यम से नहीं। तो ये घर उनका है, यहाँ पर शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट ही देंगे, यहाँ पे वो पीड़ित नहीं होंगे क्योंकि इस भाव में आके वो भाव को बल देते हैं, यहाँ पे वो दिग्बली हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शुक्रदेव अगर 12th हाउस में आ गए जहाँ पे ज़्यादातर प्लानेट योग कारक प्लानेट आके हमें गलत रिजल्ट देते हैं तो हमें यहाँ पे वो गलत रिजल्ट देंगे नहीं। इस स्थान पे अगर हमारे साथ शनि देव भी बैठ जाते हैं जो कि इस कुंडली के भाग्येश होते हैं तो वो भी हमें अच्छे रिजल्ट ही देंगे। और इसके अलावा शनि देव 6, 8, 12 में कहीं पे भी बैठ जाते हैं तो भी हमें वो अच्छे रिजल्ट ही देंगे, बल्कि जो वो योग कारक तत्व बन के इस कुंडली में जो रिजल्ट देंगे उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट अच्छे वो 6, 8, 12 में बैठ के देंगे क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी होल्ड कर रहे होंगे साथ में जो उनका है नहीं, लेकिन भावों के माध्यम से वो डिपार्टमेंट उनका आ गया जिससे रिलेटेड काम करने में उनको महारत हासिल है। अब आपको अगर कोई काम करने में महारत हासिल हो और वो काम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाए
तो आपको वो काम करने में मज़ा आएगा ना, और जब आपको उसमें वो काम करने में मज़ा आएगा तो आप उसमें बेस्ट देंगे अपना। उसी तरीके से है यहाँ पर शुक्रदेव। शुक्रदेव 12th हाउस में बैठ के हमें द बेस्ट रिजल्ट देंगे। यहाँ से बैठे शुक्रदेव हमें जब छठे घर को देखेंगे, जो कि रोग, ऋण और जेल यात्रा, लिटिगेशन का है, यहाँ पे वो छठे हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही देंगे आपको, क्योंकि छठे हाउस में शुक्रदेव अच्छे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे शुक्रदेव की नज़र पीड़ित हो गई। अब हम आपको यहाँ पे उनके जो नज़र पीड़ित है उसका आपको उपाय करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 12th हाउस में आपको 2-2 रेमेडी करनी होगी, रेमेडी एक ही होगी, मगर वो रेमेडी इस तरीके से डिजाइंड है कि आप वो एक रेमेडी करके ही आपको 6th हाउस और 12th हाउस के दोनों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ जो शुक्रदेव हमारे ईष्ट है, यानी कि पंचम भाव के मालिक बनते हैं, तो वो पंचम भाव से रिलेटेड भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट योग कारक अवस्था में होता है या आपकी कुंडली में योग कारक अवस्था में होता है, तो वो और जिस भी हाउस को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो उस हाउस के भी रिजल्ट देते हैं, और साथ ही साथ उस हाउस के भी रिजल्ट देते हैं जो हाउस उन्हें असाइन किया गया हो बुध देव द्वारा, या फिर जो भी आपकी कुंडली है उस कुंडली के राजा के द्वारा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका प्लैनेट बैठा है सिर्फ वही घर आपका एक्टिव नहीं होगा। अगर शुक्रदेव एक्टिव होंगे तो वो आपका घर भी एक्टिव होगा जहाँ पे वो बैठे हैं, साथ ही वो घर भी एक्टिव होगा जिसके वो मालिक हैं, जिसके वो मालिक बनते हैं आपकी कुंडली में। वो कुंडली आपकी मिथुन राशि की हो या कोई भी हो, प्लैनेट कोई भी हो। ये एक जनरल बात मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इष्ट देव की बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हमारी चर्चा इष्ट देव को लेकर चल रही है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लैनेट कोई भी हो, कहीं पे भी बैठा हो, अगर आपने उस प्लैनेट को पॉजिटिव वे में ले आए और उनके योग कारक तत्व को एक्टिव कर दिया, उनके मारक तत्व को हटा दिया, चाहे वो मारक प्लैनेट ही क्यों ना हो, उनके मारक तत्व को आपने डीएक्टिवेट करने में अगर आप कामयाब रहे या उनको शांत शमन करने में आप कामयाब रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उनकी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और अगर इन केस आपको उसके पॉजिटिव मारक प्लैनेट के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं भी मिल रहे हैं, तो भी वो आपके लिए बाधक नहीं बनेंगे। बाधक क्या? अगर आपको कोई योग कारक प्लैनेट आपको कुछ दे रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे राहु केतु किसी अच्छी पोजीशन में बैठ जाते हैं अकेले होके, तो वो भी हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपको इस बात को भी समझना है, राहु केतु हमारे कुंडली में छाया ग्रह का काम करते हैं, और वो छाया ग्रह कैसे बली हो जाते हैं? वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे उसका ही रूप ले लेते हैं। उसका रूप ही नहीं लेते हैं, उसकी शक्तियां भी ले लेते हैं, और उसकी शक्तियां लेने के बाद में उस घर के वो राजा बन जाते हैं। यानी कि अगर आपका वो प्लैनेट अगर वो बली नहीं हुआ और आपके राहु केतु बली हो गए, अब यहाँ पे ये है कि राहु केतु आसानी से, पहली बात, शांत नहीं होते हैं, और अगर वो शांत हो भी, उनको शांत करने के लिए आपको रेमेडी लंबे समय तक करनी होती है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बताता है या कोई विद्वान ये बताने की कोशिश करता है कि राहु केतु को सिर्फ 2 या 3 दिन की रेमेडी करके ही शांत किया जा सकता है, तो वो मूर्खता है। राहु केतु के पास में पूरी कुंडली में, या फिर मैं ये कहूँ कि 9 ग्रहों में अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी के पास में है इमीडिएट चीज़ लेने की और देने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहु केतु के पास में है। बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट हैं वो छाया ग्रह नहीं है। अब वो छाया ग्रह नहीं है, इसीलिए उनके पास वो अगर आपको कोई भी चीज़ देंगे तो एक प्रोसेस के थ्रू देंगे, और अगर आपसे कोई चीज़ छीनेंगे तो भी वो एक प्रोसेस के थ्रू ही छीनेंगे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। मगर राहु केतु ऐसा नहीं करते हैं, वो रातों रात आपको अमीर बनाएंगे, रातों रात आपको गरीब बना देंगे, रातों रात आपको कुछ दे देंगे, कुछ ऐसे रिलेशन दे देंगे, रातों रात आपसे सब छीन लेंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे विद्वान राहु केतु के बारे में बात करने से डरते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग राहु केतु को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। राहु केतु को प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% राहु केतु को प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, नहीं। हमें राहु केतु को प्रिडिक्ट करने से पहले ये समझना होगा कि राहु केतु का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है हमारी कुंडली में या उस जातक पर, और किन किन क्राइटेरियो को राहु केतु अपने प्लेसमेंट और अपनी नज़र से होल्ड करके बैठे हुए हैं, प्रभावित कर रहे हैं।
यहाँ पर ये सोचने की आप गलती कतई मत कीजिएगा कि अगर उनकी दृष्टि 5, 7, 9 पे जा रही है तो वो सिर्फ उतना ही करेंगे, डैमेज फैलाएंगे नहीं। अगर इस बीच में अगर कोई भी प्लैनेट वीक हुआ या आपके लग्नेश वीक हुए तो भाई राहु केतु अपना विस्तार करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपका लग्नेश, जो आपकी कुंडली का जो राजा है, उसका बली होना, उसका किसी योग कारक स्थिति में होना, 6, 8, 12 में ना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका राजा कमजोर हो जाएगा तो बाकी के जो 8 प्लैनेट हैं वो आपके योग कारक भी हो सकते हैं और मारक भी हो सकते हैं। ये आपकी कुंडली का सबसे बड़ा रिस्क है। वो पूरी कुंडली में टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, वो राजा बनने की कोशिश करेंगे। अब हमें वो कौन सी रेमेडी है जिसे करके हम यहाँ पर शुक्रदेव के योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं और मारक तत्व को कम कर सकते हैं। फिर वो मारक तत्व दृष्टि माध्यम से ही क्यों ना हो। व्यय भाव में बैठे शुक्रदेव को बल देने के लिए हमें वो कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए। व्यय भाव में बैठे हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए हर जातक को शुक्रवार का फास्ट रखना चाहिए और साल में एक बार महालक्ष्मी का भंडारा कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शुक्रदेव के अधिकाधिक योग कारक तत्व देखने को मिलेंगे और जो उनकी मार्ग दृष्टि जो आपको नुकसान होने वाला है, जो लिटिगेशन या जेल यात्रा में आप फंस सकते हैं या आप कंपटीशन को बीट करने में असमर्थ हो सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। यकीन मानिए, ये भी जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उस रेमेडीज़ को आपको 1-2 साल नहीं, आपको टिल लाइफ करना है। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के कर पाते हैं तो आप देखिएगा कि आपको शुक्रदेव के रिजल्ट हर साल, हर बार बढ़ के ही मिलेंगे। आपको एक चमत्कार देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे कि हमेशा मतलब देव के देने की कोई सीमा नहीं होती है। पहले तो आपको ये समझना है। दूसरा, आपको ये समझना है कि अगर मैं आपको कोई रेमेडी बता रहा हूँ और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हमेशा चमत्कार देखने को मिलेगा या आपको रिजल्ट में हमेशा बढ़ोतरी मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 से स्टार्ट कीजिए। किसी भी चीज़ को आने का और जाने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आप फॉलो कीजिए। ग्रेजुअली आप सोचिए, आपको जो शुक्रदेव देंगे वो ग्रेजुअली बढ़ा के देंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपको बढ़ा के देंगे। शुक्रदेव और विलासिता वैभव के ग्रह हैं तो आप उनका फास्ट करते हैं, उनका अगर भंडारा करते हैं माँ लक्ष्मी के नाम से, तो आपको रिजल्ट जो मिलेंगे आपके मन के मुताबिक मिलेंगे। मन के मुताबिक नहीं, आपका वो चीज़ इस बात पे देखनी है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं है। आप उसको मैनेज करने के लायक हैं कि नहीं है, उस चीज़ को समझने लायक हैं कि नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर उसके लायक नहीं है, उस चीज़ को समझने के लायक नहीं है, जो भी आप चाह रहे हैं शुक्रदेव से या उस हाउस से रिलेटेड, तो आपको पहले तो शुक्रदेव उसके लायक बनाएंगे। ये 2 अलग चीज़ें हैं, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा और मैं कहूँगा भी कि हर जातक को अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो पहले उसको ये समझना चाहिए कि वो जो चीज़ अगर उसको मिल रही है तो क्या वो उस चीज़ को संभाल सकता है? क्या वो चीज़ मांग रहा है वो मांगने लायक है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आडंबरों में फंस के ही वो चीज़ चाह रहा है? अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रख के चीज़ों को मांगते हैं और उसको मैनेज करने की दम रखते हैं तो आपको चीज़ वो देव जरूर देंगे। यहाँ पे मेरा कहने का आशय सीधा ये है कि आप देव को नमन कर रहे हैं और आपने पहले ही बार में बोल दिया कि हे देव मुझे ये दे दो। अब आपका कोई व्यापार नहीं है, आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, आपकी उस लेवल की कोई नौकरी नहीं ले सकती, तो देव आपको देंगे कहाँ से? तो वो भाव कौन सा है? देव अगर आपको देंगे तो उस भाव के माध्यम से ही देंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर शुक्रदेव को आपने एक्टिव कर लिया तो वो किसी भी भाव के माध्यम से आपको पैसा दे देंगे या किसी भी भाव के माध्यम से आपको जो आप चाहते हैं वो दे देंगे। नहीं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि वो भाव, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो क्या उस भाव से रिलेट करती है या नहीं। अगर वो उस भाव से रिलेट नहीं करती है तो आप देखिए कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं उस भाव को कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये देखिए कि वो जो भाव होता है, एक जनरल कुंडली जो होती है वो मेष लग्न की कुंडली होती है। मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से सभी ग्रहों को उनके भाव दिए गए हैं, वो जिसकी वजह से बोला जाता है कि इस भाव के कारक ये ग्रह हैं।
जैसे 9th भाव के कारक जो बनते हैं वो बृहस्पति देव हैं और तृतीय भाव के कारक बनते हैं मंगल देव। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कुंडली में मंगल देव ही तृतीय भाव में ही बैठे मिलेंगे या तृतीय या मंगल देव को ही वो घर दिया जाएगा। नहीं, हमें जिस भी प्लैनेट को तृतीय घर या नवम घर दिया जाएगा उस प्लैनेट को देखना है। साथ ही साथ हमें नवम घर से रिलेटेड अगर रिजल्ट देख रहे हैं या हम तृतीय घर से रिलेटेड रिजल्ट को देख रहे हैं तो हमें मंगल देव और बृहस्पति देव की स्थिति को ध्यान में रखना ही रखना होगा। ये भी देखना होगा कि वो पीड़ित अवस्था में तो नहीं है या फिर वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं। एक और जरूरी चीज कि मंगल देव अगर छठे घर में बैठ जाते हैं तो आपको फायदा ही देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपकी कुंडली में मारक हैं तो आपको योग कारक बन के या योग कारक ग्रह की भूमिका निभा के आपको सिर्फ अच्छा करेंगे। वो अच्छा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अपना जो डिपार्टमेंट उनको मिला है उस कुंडली में मारक तत्व का, साथ में वो अपनी वो ड्यूटी भी निभाएंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करेंगे। तो ये समझने की गलती आप लोग मत करिएगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे जो लग्नेश हैं वो बली अवस्था में है या नहीं है, वो कहीं जाके 6, 8, 12 में बैठ के पीड़ित तो नहीं है। अगर वो पीड़ित हो गए तो मैंने ऐसी अधिकांश सी कुंडलियां देखी हैं जिसमें बहुत सारे योग हैं। एक एक कुंडली में 20-20 योग मैंने देखे हैं, लेकिन वो 20 योग होने के बाद भी जातक की जिंदगी वहीं की वहीं, जातक मेंटली डिस्टर्ब, जातक फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, जातक रिलेशन वाइज डिस्टर्ब है। इतनी सारी डिस्टर्बेंस के बाद में आप सोचिए कि सरवाइव करना लाइफ में कितना मुश्किल हो जाता है। बस क्या दिक्कत थी? सिर्फ और सिर्फ लग्नेश की स्थिति खराब थी। लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ गया जाके, और उन्होंने जिन भी एस्ट्रोलॉजर से जाके कंसल्ट किया, उन्होंने क्या किया, कभी शनि की अंगूठी पहना दी तो कभी बुध की अंगूठी पहना दी, तो कभी ये फास्ट रखने कह दिया, कभी वो फास्ट रखने कह दिया। जब तक करता गया और फंसता गया। रेमेडीज अगर हमको अच्छे रिजल्ट देती है या ग्रहों को बाध्य करती हैं अच्छे रिजल्ट देने के लिए, वहीं कुछ रेमेडीज ऐसी भी होती हैं जो ग्रहों को बाध्य करती हैं कि रिजल्ट में देरी करने के लिए या मारक जो ग्रह होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए। तो आप तो यही सोच रहे हैं कि हमने तो ये काम अच्छे के लिए किया। वो कहते हैं ना कि जैसे हमारे लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशंस आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि वो रिलेशन जो भी है या वो आपका दोस्त है या कोई सगा संबंधी है, उसके मन में क्या चल रहा है। आपने उसको अपना भेद दे दिया या आपने उसको अपना धन दे दिया या आपने उसको एक जिम्मेदारी दे दी जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर आपका मान डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब उसने क्या किया, उसने आके आपने जो उसको धन लिया, जो भी आपने उसको अपना धन दिया, उसने वो धन आपका हड़प लिया, या आपने उसको भेद बताया, उसने आके किसी और को बता दिया, जिससे आपका समाज में अपमान हुआ। जब आपसे पूछा गया या आपके सगे संबंधी जो आपके वेल विशर थे उन्होंने पूछा कि आपने ऐसी गलती क्यों की, तो आप क्या कहते हैं? आप तो यही कहते हैं ना, मुझे तो पता नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है, मेरे साथ तो ये अच्छा था, मैं तो इसके साथ अच्छा कर रहा था, तो मैंने भी तो यही सोचा कि ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा, इसने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ में, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों किया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं। आप पता नहीं करते रह जाते हैं। उसी तरीके से ये रेमेडीज होती हैं। आप तो सोचते हैं कि रेमेडीज हैं मतलब अच्छा ही करेंगी, मंत्र हैं मतलब अच्छा ही करेंगे। नहीं, मंत्र से एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र में कोई त्रुटि होती है तो उसको आपको भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन वहीं ये भी सही है कि अगर आप किसी योग कारक ग्रह यानी कि कोई हम्बल ग्रह, आप अगर योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली में, तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो हम्बल ही होगा ही होगा। तो अगर आप उसके मंत्रों को चैंट करते हैं और कोई गलती होती है तो वो आपके ऊपर आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। वो आपके उस गलत जाप को भी कंसीडर करेंगे, उसी नीयत से कंसीडर करेंगे, उसी वे में कंसीडर करेंगे जिस नीयत से आप कर रहे हैं। अब आप तो उनको प्लीज करने के लिए, आप तो उनको नमन करने के लिए कर रहे हैं ना। आप तो नहीं चाहते हैं कि आप जानबूझ के तो नहीं चाहते हैं ना कि आप उनका मंत्र का जाप गलत तरीके से करें। वहीं अगर कोई प्लानेट आपसे रुष्ट है या आपकी कुंडली में मारक है और आप उनको शांत करने के लिए जाप कर रहे हैं, मंत्र का चैंट कर रहे हैं, तो अगर आप गलती करेंगे तो वो आपके ऊपर तो भड़केंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपसे कोई रिलेशन या आपका कोई दोस्त या आपका कोई सगा संबंधी आपसे नाराज है
आपसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हो गई उस वजह से नाराज़ है, या फिर उसका ऐसा एटीट्यूड ही है कि वो नाराज़ ही रहता है सबसे। अब आपको उससे कुछ चाहिए, आप उसको मनाने जा रहे हैं। अब मना रहे हैं, आपने 4 अच्छी चीज़ें बोली और आपकी आपकी टंग स्लिप कर गई, आपके मुँह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। तो वो भड़क जाएगा। उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने इससे पहले आपने उससे 4 या 40 लाइनें अच्छी बोली। उसको उस चीज़ से बिल्कुल लेना-देना नहीं है। अगर आपने एक गलत बोल दिया, बस आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए सब ज़ीरो। तो कभी भी मारक तत्व को शांत करने के लिए या मारक ग्रह को से अपने फेवर में रिजल्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है समर्पण। कि भाई आपको समर्पण देना ही देना है, आपको समर्पित होना ही होना है। योग कारक ग्रह के साथ सामने आप समर्पित होइए नहीं होइए एक अलग चीज़ है। आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, आप उनको याद कीजिए, इतना ही बहुत है। लेकिन मारक ग्रह से अगर आप कुछ चाहते हैं या ये चाहते हैं कि मारक ग्रह आपके किसी भी काम में इंटरफेयर ना करें, किसी भी काम में बाधा ना बने, तो आपको उनके आगे समर्पित होना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, सर झुकाना पड़ेगा। वो एक बार नहीं मानेंगे तो आपको 10 बार करना पड़ेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आपको उनसे बेहतर रिजल्ट चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सेलेसियल एनर्जी से आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। थैंक यू।